नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? कैसिन बा? रजनीकांत की तबीयत खराब, राजनीति में न आने का लिया निर्णय। हाल ही के ताजा समाचार। अभी अभी जानकार सूत्रों से पता चला है कि रजनीकांत की तबीयत हो गई है खराब और राजनीति में नहीं आने का किया फैसला। ओके सर, चलिए तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों आज के सेशन को। आज के सेशन में क्या कुछ पढ़ना है हमें, हम आपको बता देते हैं। चलिए साथियों। हाँ जी। तो कल तक जहां तक मुझे ख्याल है आपको पता होगा। देखिए सर, क्या है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये वाली चीज पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कल मैं आपको 1919 तक बता चुका था। 1935 भी मुझे आपको बताना है। देखिए, जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, उस मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर दो तीन चीजें ऐसी हैं जो कि अत्यंत महत्व की कही जाती हैं। क्या कहा जाता है, देखिए हम बताएं। कुल मिलाकर के तीन चार क्षेत्र हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। एक तो ये जो कानूनबाजी है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात बता रहे हैं, बाकी तो खैर आप समझदार हैं ही, उसकी तो बात क्या है। एक हमारा पूरा एपिसोड गांधी जी ले जाते हैं, गांधी जी से सवाल पूछा जाता है। एक दूसरा जो गांधी जी आंदोलन मचाए थे ना, जो भी आंदोलन मचाए थे स्वदेशी से, स्वदेशी तो उनका योगदान नहीं था, लेकिन उसके बाद के असहयोग आंदोलन हुआ, कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। और एक चीज पूछी जाती है आपके राष्ट्रवादियों से। ये क्या है? रिवोल्यूशनरी राष्ट्रवादी, इनके बारे में हम बताएं। असल में इन्हीं को क्रांतिकारी कहते हैं और अंग्रेज इन्हें ही आतंकवादी कहा करते थे। समझ गए? यहां से सवाल पूछा जाता है। अंग्रेज जिन्हें आतंकवादी कहते थे, हम उन्हें क्रांतिकारी कहते हैं। सवाल हमारे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में ले देकर के इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने कल जो था ये वाला काम शुरू किया हुआ था, ये बच गया है, तो ये करा देते हैं हम आपको। नंबर एक बात। दूसरी बात जो है, गांधी जी जो है ये हम हालांकि कई बार पढ़ा चुके हैं, आप चाहेंगे तो फिर पढ़ा देंगे। थोड़ा सा आंदोलन के बारे में भी थोड़ी चीजें बताएंगे और फिर हमारे राष्ट्रवादियों को भी बीच में लपेट लेंगे कि भैया राष्ट्रवादी क्या है, कौन है, क्या क्या कुछ किए थे, एक एक करके सारी बातें आपके साथ में कर देंगे। ठीक है भाई साहब? चलिए साथियों, तो शुरू करते हैं सर जी आज की पूरी कहानी। और इसके साथ साथ तरीका हमारा वही होगा कि क्वेश्चंस के साथ साथ आपको चीजें बताते जाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हर बात का बताया जाना जरूरी है। तो आज का जो सबसे प्रमुख टाइटल है जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है 1935 का जो ये एक्ट था, इसके बारे में बात करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तैयार हो जाइए मेरे मित्रों, हम बताना शुरू कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में सारी की सारी बातें। क्यों आया, कब हुआ, सारी बातें। जनाब, सबसे पहली बात तो मुझे आप ये बता दीजिए कि गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था जिसकी वजह से, या फिर ये कहा जाए कि जो दांडी यात्रा की थी गांधी जी ने, वो दांडी यात्रा कौन से आंदोलन के परिणाम स्वरूप की गई थी? दांडी यात्रा समझ रहे हैं आप लोग मेरे प्यारे साथियों? दांडी यात्रा का मतलब हुआ कि उसके साथ साथ कौन सा आंदोलन उन्होंने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम आपसे निवेदन करते हैं, सिविल डिसओबीडिएंट, कि जनाब हम आपसे कह रहे हैं, ईमानदारी से कह रहे हैं, अनुशासित तरीके से कह रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आप चाहे जो भी कह दीजिए, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। बोले अच्छा, तो फिर बोले क्यों नहीं मानोगे? बोले सर बात यह है कि हम बस बात नहीं मानेंगे। तो बोले क्यों? तो बोले बात यह है कि आप लोगों ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादतियां की हैं, इसलिए हम दांडी से पैदल चल के जा रहे हैं और जाकर के हम समुद्र के तट पर जाकर के क्या बनाएंगे? हम समुद्र के तट पर जाकर के नमक का निर्माण करेंगे। वो नमक बनाएंगे जिसको कि आप लोगों ने कानून के दायरे में लिया हुआ है। वो नमक बनाएंगे जिसको कि आप लोगों ने कह रखा है कि इस पर टैक्स देना अनिवार्य है। हम बिना टैक्स दिए नमक बनाएंगे। तो दांडी यात्रा क्यों प्रसिद्ध हुई थी? क्योंकि पहली बार इतने लार्ज स्केल पर सरकार को चैलेंज किया गया था गांधी जी के द्वारा। तारीख आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो बता चुके हैं। जल्दी से बताइए कौन सी तारीख को दांडी यात्रा शुरू हुई थी? जल्दी बताइए। 78 लोग साबरमती आश्रम से 1930। बहुत बढ़िया। मार्च की तारीख बताइए जल्दी से। हाँ भाई, 12 मार्च को मेरे प्यारे साथियों ये तारीख थी जहां से ये सारा कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक है, अच्छा अब सुनिए ध्यान से। तो मेरे प्यारे साथियों, 78 लोगों को लेकर जब गांधी जी बाहर निकले, तो अब 1930 से देखते चलिए। 1930 की ये घटना है, नमक बना लिए, लेकिन असल में ये जो घटना थी, ये डे वन से ही एक प्रकार से लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति भारतीयों का चैलेंज देखी गई। इस चैलेंज की वजह से गांधी जी की इमेज बढ़ने लगी और उस समय गवर्नर हुआ करते थे इरविन, और वो बोले कि भैया सुनो, आप हमसे थोड़ा टाई अप वाई अप कर लो।
तो गांधी इरविन समझौता होता है, हम थोड़ा ब्रीफ बता रहे हैं ताकि हम आपको सीधा 1935 पर लेके आए। और गांधी जी से बात हुई कि सुनिए, हमने आपके साथ कुछ बातें मान ली हैं, अब एक काम करो गांधी जी, अंग्रेजों के साथ में बैठ करके आप ब्रिटेन चलो और वहां पर हम आपके लिए एक कॉन्फ्रेंस रखे हैं जिसका नाम है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और वहां पर बातचीत हो रही है कि आने वाला भारत कैसा हो। आप वहां चलिए और हम बातचीत करना चाहते हैं, आपको ले जाकर के वहां पर, यानी कि ब्रिटेन में ले जाकर के बात करना चाहते हैं। गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप ही गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गए थे। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन सर एक बात बताइए, गांधी जी तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए थे, लेकिन ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो क्यों रही थी? कोई भी कॉन्फ्रेंस का कोई विषय होता है सर, जैसे आज भी आपने पढ़ाया था, आपने पढ़ाया था कि भाई कोप 13 जो है वो गांधीनगर में हुई थी। कोप 13 जो है CMS, कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज को लेकर के गांधीनगर में कोप 13 हुई थी। तो इसका नाम ही है कॉन्फ्रेंस ऑन ऑफ पार्टीज, है ना। तो भाई ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है COP, सर मैं केवल ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि गोलमेज सम्मेलन आफ्टर ऑल था क्या? मैंने कहा भाई असल में ये कुछ और नहीं अपितु राउंड टेबल के चारों तरफ लोग बैठ गए थे और आपस में भारत भविष्य का कैसे हो इसकी चर्चाएं कर रहे थे। 3 बार तक ये वार्ता चली थी। तो बोले इन सब के अंदर इस प्रकार की जो वार्ता हो रही थी, ये थी तो एक कॉन्फ्रेंस ही ना। मैंने कहा हाँ कॉन्फ्रेंस थी। तो कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या था? मैंने कहा ये सवाल तुम सही पूछ लियो। मैंने कहा गुरु, इस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था साइमन आयोग की रिपोर्ट। ध्यान से सुनिएगा, साइमन कमीशन जो आया था उसकी रिपोर्ट की परिचर्चा थी इस जगह पर। बोले कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा थोड़ा सा पीछे चलो। मैंने कहा याद है 1919 में जब ये एक्ट लोग लेकर के आए थे तो प्रॉमिस किए थे कि अगले 10 साल के अंदर हम इसको रिव्यू करने के लिए कुछ लोग भेजेंगे। बोले अच्छा, अगले 10 साल में भेजना था, 1929 का इंतजार था, लेकिन 1917 में ही मेरे 1927 में ही मेरे प्यारे साथियों साइमन चले आए अकेले, और अपने साथ में, अकेले से मतलब केवल अंग्रेज ही अंग्रेज चले आए और अपने साथ में किसी भी हिंदुस्तानी को नहीं लिए, ये चेक करने के लिए कि भारत में हमने जो व्यवस्था की थी 1919 में वो सही है अथवा गलत। इस बात का विरोध हो रहा था, इस बात का विरोध हो रहा था और कहा जा रहा था कि साइमन वापस जाओ, क्योंकि आपने 27 में चले थे, 1928 में लैंड किए थे। कहा गया कि साइमन वापस जाओ क्योंकि आपने अपने साथ में किसी भी भारतीय को नहीं लिया है, लौट जाओ यहां से। साइमन कहे कि भैया हम लौट तो जाएंगे लेकिन फुल रिपोर्ट बना के लेके जाएंगे। बहुत गजब विद्रोह हुआ और साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। लाला लाजपत राय किसी पुलिसकर्मी की चोट के शिकार हो गए और भाई साहब उस पुलिसकर्मी को मार करके जो है हमारे चंद्रशेखर आजाद वगैरह, भगत सिंह जी जो थे, इन सब ने बदला भी ले लिया था। एनीवे, तो बात ये हुआ मेरे प्यारे साथियों, साइमन जो था वो खूब विरोध के बावजूद भी यहां से पूरी रिपोर्ट बना के ले गया और कहा कि अगला कानून आएगा और उस कानून का नाम होगा एक्ट ऑफ 1935। अगला कानून आएगा और उसका नाम होगा एक्ट ऑफ 35। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि एक्ट ऑफ 1935 तो एकदम उतर के आ गया था। जी नहीं, साइमन ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उन्हीं रिपोर्ट की यहां पर चर्चा हुई थी। कहां पर? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और इन्हीं चर्चाओं के परिणाम स्वरूप फाइनली जाकर के हम लोगों ने जिन जिन बातों पर समर्थन दिया या जो बातें हमने कही, अंग्रेजों ने कुछ मानी कुछ नहीं मानी, उसी का परिणाम था कि 1935 एक्ट आया। तो 1935 एक्ट कैसे आया ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। 1935 एक्ट और कुछ नहीं अपितु एक प्रकार से 1919 के एक्ट में जो कमियां रह गई थी या कुछ जो चीज उन्होंने की थी, मतलब जो कानून उन्होंने लागू किए थे, उन्हीं की समीक्षा थी। और उस समीक्षा पर भारतवासियों से सलाह मांगी गई थी, जो अक्सर ये कहते थे कि 1900 साइमन जब आया तो हमको पूछा नहीं, लेकिन बकायदा इनको बुला करके वहां पर पूछवाया गया था कि बताओ आपको क्या चाहिए। तब अंबेडकर साहब कहे थे कि जिस प्रकार 1919 में आपने मुसलमानों की तरह से सिखों को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को प्रत्यक्ष निर्वाचन, वो क्या बोलते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया है, वैसा ही आप लोग हमें यानी कि दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दीजिए। अंबेडकर साहब की इस बात को वहां पे रेमजे मैकडोनाल्ड करके जो व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने मान लिया था और मेरे प्यारे साथियों उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जब गांधी जी को यह बात पता चली
कि भाई साहब आने वाले समय पर ऐसा होगा कि भाई कल को हमारे ही जो भारतवासी हैं उनमें से मेजॉरिटी जो हिंदू हैं उनमें से एक वर्ग ऐसा होगा जो अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट पालेगा। तो इस चीज के कारण गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी। मेरे प्यारे साथियों, पुणे की यरवड़ा जेल के अंदर गांधी जी हड़ताल पर चले गए और फिर यहां पर एक ऐतिहासिक समझौता होता है जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? पूना पैक्ट कहते हैं। और वो गांधी जी के बीच में और अंबेडकर साहब के बीच में हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं। और मेरे प्यारे साथियों, अब हम पहुंच रहे हैं 1935 पर। तो उम्मीद है बैकग्राउंड से आपको यह समझ में आ गया होगा कि 1935 में हम क्या बातें करने वाले हैं। फिर हम इस पर आपको सीधे ले जाकर के सवाल करा देंगे। उम्मीद है आप सभी को पूरा पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया है, हम क्या करने वाले थे। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि आप लोगों का जो 1935 है, एक्ट ऑफ 1935, बेटा ये ध्यान से समझ लेना, आज का जो हमारा संविधान है, असल में आज का ये संविधान पूरा की पूरा 2/3 बना हुआ ही एक्ट ऑफ 1935 का ही हिस्सा है। ठीक है ना? अपर्णा कह रही हैं सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? बेटा हम अपना कोई भी पर्सनल कांटेक्ट नंबर शेयर नहीं करते हैं किसी के साथ भी। माफी चाहेंगे किसी बच्चे को अगर गलत कॉल आ रहे हो। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि हमारे नाम से कोई एक आध कॉल कर दे रहा है। ठीक है ना बेटा, कोई उल्लू बना करके आपको ना फंसा दे, इसलिए हम कोई नंबर किसी को नहीं देते हैं। पब्लिकली यही चीज हम बता रहे हैं। ठीक है ना? तो गलती से भी किसी के बहकावे में आप में से कोई भी बालक अथवा बालिका ना आ जाए, ये ध्यान रखिएगा। मेरा नंबर सार्वजनिक डोमेन में कहीं भी उपस्थित नहीं है। ठीक है ना? चलिए साथियों, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आप सबसे कि एक प्रकार से ये जो पूरी प्रक्रिया थी, अब यहां पर 1935 एक्ट जो कि गोलमेज सम्मेलन के अथाह डिस्कशन के बाद निकल के आया था, ये एक्ट क्या कभी लागू हुआ था? कमेंस कब हुआ था? तो 1937 में जाकर के ये कमेंस हुआ था। और ये कब तक चलता रहा? तो 1950 तक ये चलता रहा। जब हमारा देश आजाद हो गया तब तक चलता रहा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि जब भारत आजाद हो गया था तो क्या आजादी के तुरंत बाद हमारे ऊपर से ब्रिटिश कानून हट गए थे? आंसर है जी नहीं हटे थे। 26 जनवरी 1950 तक ब्रिटिशर्स के कानून हमारे ऊपर लागू होते थे। यह तथ्य आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? 26 जनवरी 1950 तक हमारे ऊपर कानून लागू थे। 26 जनवरी को जिस दिन हम गणतंत्र साबित हुए, उस दिन ही मेरे प्यारे साथियों हमारे पास क्या हुआ? तभी जाकर के हमें क्या मिला मेरे प्यारे साथियों? हमें पूर्ण तरह से गणतांत्रिक व्यवस्था मिली और हमने इनका कानून रद्द किया। लेकिन याद रखना, आज भी इंडियन पीनल कोड तो मैकाले के काल का ही चला आ रहा है, जिसके आधार पर हमारे देश में जुर्म के ऊपर सजा दी जाती है, वो इसी के आधार पर दिया जा रहा है। इंडियन पीनल कोड के आधार पर हमारे देश के संविधान का 2/3 हिस्सा आज भी 1935 एक्ट का है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? चलिए मैं अब आपको थोड़ी बातें बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों। आज जो आप लोग देखते हैं कि संसद के अंदर दो वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, दो सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। असल में ये वाली डायरकी, विषयों के आधार पर बंटवारा, बाई कैमरल व्यवस्था, ये सारी की सारी 1935 में थी। केंद्र के अंदर जो आप देखते हैं आज लोकसभा और राज्यसभा, ये हमारी देन नहीं है, 1935 के एक्ट में आ चुकी थी। नंबर एक बात। अच्छा, कमेंट में मुझे जल्दी से बता दीजिए, मैंने आपको एक बात बताई थी 1919 के एक्ट में मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर याद हो तो मुझे फटाफट कमेंट में बताइएगा। 1919 के एक्ट में हम लोगों ने एक कार्य किया था। क्या किया था? अंग्रेजों ने हमारे लिए प्रोविंसेस में अर्थात प्रांत में कौन सी व्यवस्था दी थी? कोई शब्द था उसका, मैंने अभी हाल बोला था, कौन सी व्यवस्था थी? डायरकी। गौरव झा, बिल्कुल यही व्यवस्था इन्होंने प्रोविंसेस अर्थात उस समय के राज्यों से लेकर के कहां दे दी? केंद्र में दे दी थी। डायरकी का मतलब क्या था? विषयों का बंटवारा। किस प्रकार से विषयों का बंटवारा? कि भैया ये गवर्नर वाले लोग रखेंगे, गवर्नर के जो अपने लोग हैं, और ये बाकी हिंदुस्तानी रखेंगे। ठीक है ना? कैबिनेट के अंदर एक प्रकार से हमारे लिए विषयों का बंटवारा कर दिया गया था। आपको पता है जिस कोर्ट को आप आज कोर्ट कहते हैं, ये फेडरल कोर्ट हुआ करती थी। इस फेडरल कोर्ट की स्थापना भी इसी कानून के दायरे के तहत हुई थी। क्लियर है? इसी के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, राज्यों का पुनर्गठन
इसी के कारण था। और तो और जो आज हम कहते हैं कि हमारे यहाँ राजस्थान है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश है, ये जितने भी प्रोविंसेस शब्द जो यूज करते हैं, उस समय राजस्थान प्रोविंस नहीं था, राजघराना था, लेकिन मैं बोलता हूं कि जो राज्य है, राज्य की जो स्वतंत्रता है, ये 1935 एक्ट में, यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1935 के अंदर आ चुकी थी। ठीक है ना? तो ये कुछ बातें हैं जो 1935 ने हमें दी थी। एनीवे, आगे की तरफ चलेंगे मेरे प्यारे साथियों, और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से 1935 आगे चल करके भारत के लिए एक बहुत बड़ी चीज बनकर सिद्ध हुआ। क्योंकि आज के केस में हम जितनी भी चीजों की चर्चा करते हैं, मैं एक बार के लिए फाइल अपडेट कर दे रहा हूं और आपके सामने प्रश्नों के माध्यम से इस चीज को सॉल्व करा रहा हूं। एक बार के लिए आप हल्का सा वेट कर लें, मैंने आपके लिए प्रश्नों की व्यवस्था कर रखी है, जो कल अधूरे रह गए थे वो मैं आपके साथ में आज करवा दे रहा हूं। एक मिनट रुक जाइए बस, ताकि आप लोग अच्छे से लीजिए। लीजिए जनाब, आ गए धुआंधार तरीके से, धार धार सॉल्व करते चलो बेटा। कल 19वें क्वेश्चन तक पहुंचा दिए थे हम। अरे हम प्रचार करना तो भूल ही गए बेटा, हमारा रेफरल कोड है अंकित 10, यूज कर लो। प्रचार करना भूल गए। प्रचार है, प्रचार है, प्रचार है, रेफरल कोड है अंकित 10, रेफरल कोड है अंकित 10, लगा लो लगा लो लगा लो। हाँ जी, कल कौन से क्वेश्चन तक पहुंच गए थे यार हम? उम्मीद है कि यहां तक पहुंच गए थे क्या? गवर्नर जनरल का कार्यकाल करा दिए थे, ये करा दिए थे, हमें ये याद है। हाँ, यहां पर थे गुरु हम, है ना? चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, और भैया हम हमें लग रहा है कि हम फिर से हैंग वैंग हो गए हैं। हम्म एक मिनट रुकिए। हम चिपके हुए हो गए थे। रुकिए, हम एक मैसेज कर देते हैं कि भैया हम चिपक गए हैं, भैया हमें बचा लो, है ना भाई? गुरु हमें बचा लिया जाए। एक मिनट भैया, चलिए। हाँ जी, तो सवाल पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछा गया 1919 के अंदर सबसे पहले कौन सी कमेटी का गठन किया गया था, यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। पोल एक्टिवेट कर रहे हैं, माफी चाह रहे हैं आप लोगों से, थोड़ा सा परेशानी हुई आपको हमारे कारण। ये जो पीएसी, हमें अंदाजा था कि बेटा तुम जो हो ना पीएसी ही निपटाओगे, पर कोई बात नहीं, गलत कर दिए, गलत कर दिए। हमें ऐसे रटका देते हैं ना, कई बार हम अपनी फोटो देख करके बहुत हंसते हैं कि यार ये हमको ऐसा चिपका दिया है ना। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, तो यहां पर जो कमेटी ऑन होम अफेयर्स है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, होम ऑपरेशंस को लेकर के कमेटी, और दूसरा जो पीएसी है ना, इसकी स्थापना मेरे प्यारे साथियों 1926 में की गई थी। ठीक है ना? आया इसी एक्ट से था, भारत सरकार के अधीन, लेकिन 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1919 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, ये याद कर लीजिएगा।
1926 में इसकी स्थापना हुई थी। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार कौन से अधिनियम के तहत दिया गया था? महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार कौन से अधिनियम के तहत दिया गया था? यह आपसे पूछा जा रहा है और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज आपको आसानी से दिख रहा है, लेकिन भविष्य में जब आप कोई एग्जाम देंगे ना, तो बहुत थकाएगा ये प्रश्न, ठीक है ना। 1919 में मेरे प्यारे साथियों सबसे पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। ये तथ्य याद कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। इसके साथ में ये भी चीज याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले तक ये हुआ करता था, ये भी कंपलसरी कर दिया गया था कि अगर वोट देना है किसी को तो उसको संपत्ति होनी चाहिए और पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। मतलब वोटिंग जिनकी होगी, वोटिंग राइट्स जिनके पास होंगे, वो पैसे वाले होने चाहिए। भारत के अंदर अडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया था कि वयस्क होना चाहिए, वोट दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से कौन सी एक भारतीय परिषद अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है? मतलब ऐसा क्या था 1919 में जो नहीं था? पहला, बाई कैमरल लेजिस्लेटर एट द सेंटर, यानी कि केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था, लोकसभा और राज्यसभा क्या 1919 में बन गए थे? नंबर एक, डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन। तीसरा, डायरकी एट द सेंटर, सेंटर के अंदर द्वैध शासन, कौन सी भारतीय व्यवस्था की विशेषता नहीं थी? ये तो उल्टा ही सवाल कर दिया। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ सेंटर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये सवाल गलत है, सवाल गलत है। फिलहाल तो इसको करिए, लेकिन इसमें थोड़ी माइनर मिस्टेक्स हैं। आप लोग सभी आंसर सही कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सब जगह थोड़ी 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 मिस्टेक्स है। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक ये है कि डायरेक्ट इलेक्शन कभी था ही नहीं हमारे यहाँ पे ना। हाँ, सवाल ही गलत है, तो इस सवाल को रद्द कर दिया जाए। चलो, मस्त रहो। चलो, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? आपको मालूम है, आज भी हमारे यहां पर जब राष्ट्रपति है वो अध्यादेश पारित करता है आर्टिकल 123 के तहत, और गवर्नर करता है 213 के तहत। तो जो अध्यादेश देने की जो क्षमता है, ये कहां से आई थी? कहां से हमने कॉपी मारी? ऑर्डिनेंस समझा दीजिए। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है जब सरकार उसमें ना हो, शासन में, तो जो कानून बनाए जाए, शासन से मतलब होता है कि संसद सत्र में ना हो, तो उस समय जो आदेश पारित किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी अपने यहां पर लोकसभा में मोदी जी ने कहा कि कोरोना के कारण से मैं चाहता हूं कि लोकसभा में सत्र ना बुलाया जाए, तो शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया गया। लेकिन सरकार को कोई जरूरी काम करना है तो अध्यादेश बुला करके वो सत्र लागू कर दिया जाता है। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम किस अधिनियम में कहा गया था? फेडरल सिस्टम, जो सबसे पहली बात है, वो कौन से अधिनियम में कही गई थी कि भारत के अंदर फेडरल सिस्टम होना चाहिए? जी हां, अन्नू कुमारी, आप कोर्स लेना चाहती हैं, जो भी कोर्स लेना चाहते हैं वो लास्ट तक इंतजार कीजिए। अरे भैया, बहुत सारे लोग जो है कोर्स की इंक्वायरी कर रहे हैं। माफी चाहूंगा, मैं बीच में आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा। क्लास खत्म होने दीजिए, मैं आपको कोर्स के बारे में क्लास के अंत में बता दूंगा। प्लीज बीच में मत डिस्टर्ब करिए। 1919 के अधिनियम के तहत शिक्षा व स्वास्थ्य को किस विषय के अंतर्गत रखा गया था? 1919 में शिक्षा और स्वास्थ्य, यहीं से एक विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर ये जो है डायरकी का मतलब क्या होता है? अभी समझ में आ जाएगा बेटा, चिंता ना करो, अभी समझा। अरे हाँ भैया, कोर्स लेना है, रुकिए तो सही, लेकिन 2 मिनट वेट करिए, क्लास खत्म होने दीजिए, बता देंगे। हाँ जी। तो भाई साहब, अब हम आपको बताते हैं कि क्या थे रिजर्व लिस्ट और क्या थी ट्रांसफर्ड लिस्ट। देखिए क्या था, मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे मान लीजिएगा कि गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, ये रहे गवर्नर साहब, इनके यहां पर अपने लोग बैठे हुए हैं। अब अपनों में हो ये गई व्यवस्था कि आपको इंडियंस भी बिठाने हैं। तो ऐसी स्थिति में गवर्नर साहब ने क्या किया, मान लीजिए अपने 10 आदमी बिठा रखे थे यहां, कुल मिलाकर के 10 आदमी में भारतवासी भी थे और इनके अंग्रेज भी थे। तो इनने ये कहा कि भाई 6 लोग जो है ना, वो 6 लोग तो क्या करें कि हमारे जो पसंदीदा डिपार्टमेंट है वो रख लें, और जो बाकी जो बचे कुचे कम परेश मतलब कम जिनके अंदर पैसा है या जिनकी वजह से वैल्यू कम है,
वो इंडियंस को दे दिए जाएं। तो जो गवर्नर की कैबिनेट थी ना, एक प्रकार से जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं, उसके अंदर जो विषय थे, यानी कि जैसे ऐसे समझिए कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जैसे मोदी जी के अपने बड़े बड़े नेता लोग रख लेते हैं, जैसे अमित शाह गृह मंत्रालय रख लिए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय रख लिए, निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्रालय रख ली है, रक्षा मंत्रालय इससे पहले जो थे वो पर्रिकर साहब थे। तो बढ़िया बढ़िया जो मंत्रालय है वो तो अच्छे अच्छे लोग रख लिए। फिर उसके बाद बचे छोटू मोटू टाइप के, उपभोक्ता मामले के रख लिए जिनका लोग ही नाम नहीं जानते, जल शक्ति मंत्रालय नया बना करके किसी को दे दिए। इस प्रकार के जो कार्य थे ये अन्य लोगों को दे दिए जो इंडियन हुआ करते थे। यानी कि काम देश में होना है, दो प्रकार के लोग हैं जिनके बीच में विषयों का बंटवारा हो गया है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वाली जो चीज है यही आपको समझनी है यहां से। यहां पर क्या किया गया था, अंग्रेजों ने अपने पास जो अच्छे विषय थे, जैसे फाइनेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, जैसे पुलिस जिसमें काम करती है, आर्मी है, पुलिस है, ये तो रख लिए खुद के पास में। और जो दूसरे सब्जेक्ट थे जैसे हेल्थ है, क्योंकि इसमें भैया बदनामी ज्यादा है, क्योंकि स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही रहता है, सुविधा तो थी नहीं, एजुकेशन उपलब्ध कराते नहीं थे, एग्रीकल्चर का हाल खराब, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये जो है ये हम लोगों को पकड़ा दिया कि तुम शासन चलाओ। इस व्यवस्था को डायआर्की कहते हैं, जब एक ही जगह पर दो लोगों का शासन चले। ठीक है, चलिए। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है? ये मैं पढ़ा चुका हूं, कल मैंने बहुत अच्छे से आपको ये वाली बात बताई थी। इसे एक घोषणा के नाम से जानते हैं, इसे एक पर्टिकुलर घोषणा के नाम से जानते हैं। बताइए वो कौन सी घोषणा है जिसमें हमें यह कहा गया? अन्नू कुमारी नहीं, अन्नू कौशल है। हाँ भाई, अन्नू कौशल। मॉन्टेग्यू घोषणा थी मेरे प्यारे साथियों, ये मॉन्टेग्यू है ना, ये याद कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत क्या था, 1917 में हमसे कहा था, क्या क्या था हमसे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में जो मॉन्टेग्यू थे ना, इन्होंने 1914 के अंदर जो विश्व युद्ध चल रहा था उसमें जब एक बार ऐसा लगा कि ब्रिटिशर्स हार जाएंगे, तो इंडियंस का समर्थन प्राप्त करने के लिए कि भाई साइकोलॉजिकली हम लोगों को यहां से समर्थन मिले, यहां से सैनिक जाने के लिए तैयार हो जाएं, तब उन्होंने कहा था कि आप चिंता मत करिए, हम लोग मिलकर के आपको रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब है अभी तो हम लोग इररेस्पॉन्सिबल टाइप से हैं, मन में आता है जो करते हैं, आप लोगों के प्रति हमारी जवाबदेही नहीं है, लेकिन भविष्य में हम ऐसी सरकार बनाने के पक्षधर हैं जो आप लोगों के प्रति जवाबदेह हो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1919 अधिनियम के तहत गठित संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हम्म बताइए। मेरे प्यारे साथियों, द राइट आंसर इज रास बारकर। असल में ये क्या था मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ली कमीशन आया था एक, उस ली कमीशन ने कहा था कि आने वाले टाइम पे ऐसा होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर सर्विसेज में 40% तो ब्रिटिशर्स होने चाहिए, 40% इंडियंस होने चाहिए, लेकिन 20% जो है वो प्रोविंसेस से आए हुए लोग होने चाहिए। ठीक है ना, तो 1926 में जाकर के पहली बार क्या किया गया था, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार उच्च सदन केंद्रीय राज्य परिषद होता था, इसका कार्यकाल कितने वर्ष होता था? उच्च सदन का कार्यकाल कितने वर्ष होता था? जैसे आज हमारे यहाँ उच्च सदन का कार्यकाल 6 साल होता है, निम्न सदन का कार्यकाल 5 साल होता है, ऐसे अंग्रेजों के टाइम पर कितना होता था? टप्पा मारने वाले सतर्क रहें, आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। जी हाँ, मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेजों के टाइम पर उच्च सदन 5 साल और निम्न सदन 3 साल के लिए हुआ करता था। ठीक है, हाँ जी। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? अवशिष्ट का मतलब है कि जो रेजिडुअरी पावर है, जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है, वो किसके पास रहेंगी, ये पूछा जा रहा है। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास दी गई? ये काम हमने आज भी कर रखा है, आज भी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहती हैं, याद रखिएगा। देखिए, सूची रेजिडुअरी पावर जिन्हें आप कहते हैं, मेरे प्यारे साथियों, व्यवस्थाओं के अंदर वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो अवशिष्ट शक्तियां आज किसके पास होती हैं? केंद्र के पास होती हैं। ठीक है ना, रेजिडुअरी पावर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता निम्न में से कौन सी बात नहीं है? पहला, इसमें 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां थी, इसे 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया, ये तो अभी पढ़ाया है हमने।
प्रांतों में उत्तरदायी संस्था की स्थापना की गई, ये भी अभी पढ़ाया है। इसके तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया ली आयोग की सिफारिश पर। तो अब तो अभी हाल सब बातें पढ़ाई गई हैं, तो हमें नहीं लगता कि आप लोग इसे अब गलत करेंगे। ली आयोग तो मैंने पिछले सवाल में ही पढ़ाया है, सभी लोग सही कर दो जो जगे हुए थे। हद है यार, अभी हाल पढ़ाया है मैंने, रॉस बारकर, पिछले सवाल में पढ़ाया है रॉस बारकर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है अभी, जिसके चेयरमैन रॉस बारकर थे, हैं उसमें ली आयोग बोला है मैंने कहा था जगे हुए हो तो कर दो। 1935 लिखा हुआ है, लोकसभा आयोग लिखा हुआ है, ली आयोग लिखा हुआ है, पर कोई सुन ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, हमको लगता है ना, चलने दो भाई जो चल रहा है। 1935 अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा? अब साहब सारे नेता लोग चालू हो गए, अपने अपने तरीके से नाम देने लग गए, है ना, बताइए अविश्वास का प्रतीक किसने कहा? गांधी जी ने कहा होगा। है ना भाई, बोले ले दे करके, एक ही तो आदमी था जो कुछ कह सकता था। और फिर पेपर वाले भी तो क्वेश्चन केवल उसी का पूछेंगे। मेरे प्यारे साथियों, क्लीमेंट एटली ने कहा था इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के बारे में अनेकों ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी किसने कहा? आप सोच के देखो, नेता लोग कैसे हुआ करते थे उस समय भी, जिसकी बुराई कर रहे हैं देश उसी से चला रहे हैं, आजादी के बाद तक वही चलता रहा है, समझ रहे हैं आप। हम लोगों ने सरकार जो है वो इसी कानून के आधार पर चलाई है 1950 तक, और आज भी हमारा संविधान का 2/3 हिस्सा यही है। अनेकों ब्रिंजो विंज ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी। जिन्ना ने कहा ये पूरी तरह सड़ा हुआ है, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत है। वो भैया इसी के बाद में वो इसी को मानते हुए अलग हो गए। अच्छा, बिहार पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था क्या तस्लीम? बहुत ही बढ़िया यार, हम क्वेश्चन सही पढ़ाते हैं गुरु, चिंता ना करो, हमने बिहार पीसीएस का तो एकदम गर्दा ही उड़ा दिया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कौन से एक्ट के माध्यम से की गई थी? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना डाईआर की। पहले डाईआर की कहां थी? राज्य में थी, अब राज्य से निकाल करके कहां ले गए? वहां खींच के ले गए। बिल्कुल बिल्कुल, नौकी नौकी। अरे ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, मतलब ये इतनी, देखो कुछ फिक्स क्वेश्चन है जो हर जगह आते हैं। हम लोगों ने जो आपको अभी क्वेश्चंस दिए हैं ना, इनको उठा के कर जाना। मैं जो प्रैक्टिस करवाता हूं ना क्वेश्चंस, इनको आप देख के जाएंगे। अब तो आपको कितना कितना विज्ञापन करना है, छोड़ो ना यार, सब पता है आपको। छोड़ो। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी? कितने धाराएं थी भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत? अभी हाल पिछले सवाल में पढ़ाया है, अब कितना याद रह गया ये आपके ऊपर है। चलो याद तो रह गया, है कि नहीं? भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? अभी जस्ट पढ़ाया है, मतलब जो पहला पॉइंट सही हुआ था 2 सवाल पीछे, जिसमें ली कमीशन वाली मजाक बनाई थी हमने, वहां पढ़ाया था, है ना भाई। 5 क्वेश्चन और हैं, 5 क्वेश्चन और हैं, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय सूची में कितने विषय थे? जो संघीय सूची बनी थी उसके अंदर विषय कितने थे? हाँ, ये थोड़ी सी ऐसी चीज है जो कि हम अभी सीख जाएंगे। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, ये सारी होती हैं। तो संघीय सूची में तो आप आंसर बता दीजिए, राज्य सूची में मैं बता देता हूं, 54 विषय थे राज्य सूची में, और जो समवर्ती सूची है उसके अंदर 36 विषय थे, 36। ठीक है,
ये याद कर लीजिए। अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया यूनियन को स्थापित करने की बात कौन से एक्ट के तहत की गई थी? ये पूछने का सवाल है क्या सर? यही तो सवाल है अल्टीमेट जो पूछना चाहिए। सारी रियासत वियासत मिला करके एक कंसीडर किया गया। अब तक क्या होता था, रियासतों को अलग इज्जत प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा को अलग किया गया था? कौन सा अधिनियम था जिसके तहत बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था? यह सवाल पूछा जा रहा है, बताइए। बर्मा बोले तो म्यांमार, अदरवाइज तो भैया हमारे साथ ही होता वो, तभी तो हमारा मित्र है। आज करंट में पढ़ाए थे, इसको क्या दिए हैं अपन? कुछ तो दिए हैं ना अपन इसको, क्या दिए? सबमरीन, कौन सी? सिंधु वीर, ठीक है ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? कौन सा अधिनियम था जिसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? बताइए। ये लीजिए, फेडरल कोर्ट की स्थापना। ये मैंने अभी हाल पढ़ाया था। बहुत ही बढ़िया। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी? यानी कि क्या कार्य कर सकती थी ये? क्या इसमें अपील की जा सकती थी? क्या ये गवर्नर जनरल को सलाह दे सकती थी? क्या ये किसी मुद्दे पर खुद से ही निर्णय ले सकती थी? क्या कर सकती थी? हाँ जी, अब कृपया करके एक बार अपने थम्स अप से मुझे बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मैंने 3 एक्ट्स आपको क्वेश्चंस के साथ साथ पूरी तरह से पढ़ा दिए। मुझे नहीं लगता कि आपको एक भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आई होगी। डन है ना भाई? एक बार के लिए मैं आपको पोल दिखा दे रहा हूं, और जिनको भाई सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछना था अब वो पूछ लें। सपन तामसे जो है वो प्रथम स्थान पर, अशोक दूसरे पर, श्रवण, सुनील, दीपा, एमडी राशिद, रमाकांत, सरिता, वर्षा एंड कौशल, ये रहे आपके टॉप 10 में। इन 20 प्रश्नों में से 15 तो आसानी से सबको आ जाने चाहिए थे। हाँ जी, आप बताएं। खुशबू पूछ रही हैं, मैंने आपका कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लिया है जस्ट अभी 2 साल का। खुशबू, किसका लिया है आपने? यूपीएससी का, एसएससी का? ये भी बताएं। और जाकर के मेरा प्रोफाइल सर्च करें और क्लासेस पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिसका भी लिया है। अरुण पूछ रहे हैं कि सीडीएस के लिए कौन सा सब्सक्रिप्शन लें? देखो बेटा, वास्तविकता में तो सीडीएस के लिए हमारे पास अलग से गोल बना हुआ है, लेकिन आपको मुझसे जीके पढ़नी है तो मैं जीके एसएससी में पढ़ा रहा हूं, और वो बहुत अच्छे लेवल की पढ़ा रहा हूं, तो आप वहां से जीके पढ़ना चाहें तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। मैथ्स भी अगर आपको लगता है उस लायक है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। डोमिनियन क्या होता है? डोमिनियन का मतलब होता है बेटा कि आपका जो गवर्नर है ना, वो किसी भी प्रकार के उसमें दबाव में नहीं रहेगा। अपनी मर्जी है, अगर वो आपके हित में करना चाहे फैसले तो कर सकता है। मतलब एक प्रकार से आपके अधिकार में नहीं है सर्वोच्च अधिकारी। दिशा, बेटा ये काम सोचे तो थे, करेंगे। बहुत बढ़िया दुर्वेश, शाबाश। आज 2 बजे वाली क्लास नहीं है। लक्ष्मीकांत का टॉपिक पार्लियामेंट का ही, जो पार्लियामेंटरी प्रोसीजर्स है ना, कौन सा स्टारिक्स प्रश्न कौन सा होता है, क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन आवर क्या होता है ना, वो विभाग क्या कहते हैं उसको, पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी होती है, ऐसी। हाँ तो भाई अनु कुमार कौशल, हाँ तो एसएससी का ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, रेफरल कोड लगाइए अंकित 10, और जहां पे आपको लिखा हुआ है कि भाई ये मतलब क्या कहते हैं, गेट सब्सक्रिप्शन, वहां जाकर के पेमेंट करिए, काम हो जाएगा।
भाई ये सारी चीजें जो यहाँ पर अपन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कराते हैं, प्लस में इन्हीं चीजों को हम डिटेल में पढ़ाते हैं, यही है बस फर्क। और वैसे भी 31 तारीख से फीस बढ़ने वाली है। हाँ दीपक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कई कैटेगरीज का एक साथ में ले सकते हैं दीपक रॉय। जी हाँ, यूपीएससी में मेरा कोर्स चल रहा है इंडियन पॉलिटी इन डिटेल में, और हम कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, इसके लिए आप मॉर्निंग में 10:15 बजे हमारी एक स्पेशल क्लास होती है, उसे देखने आ सकते हैं। अन अकेडमी पर ही होती है, फ्री क्लास है, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम क्या पढ़ाते हैं। हाँ, और अगर किसी के पास में वो हो तो एडिशनल वो भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आरजी जितेंद्र, बिल्कुल भैया, आपके शुरू हो रहे हैं क्वेश्चंस। क्या कहते हैं इसको, द हिंदू जो है वो न्यू ईयर से शुरू हो रहा है। चलिए भाई, फिलहाल के लिए इतना ही, मेरी अगली क्लास एक और सेशन में है, वो करने दीजिए मुझे। मिलते हैं भाई, थैंक यू।